तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है लाइबिलिटी। दोस्तों लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी, ओके, देनदारी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम लाइबिलिटी कहेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी जिम्मेदारी, ऐसा कोई कर्ज, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन या फिर ऐसी चीज़ जो किसी व्यक्ति, कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोझ, रिस्क या फिर नुकसान का कारण बन सकती हो। यानी कि लाइबिलिटी के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं और दोनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा इसका मीनिंग क्या आता है, लीगल और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब किसी व्यक्ति या फिर कंपनी पर किसी काम को करने की लीगल, फाइनेंशियल या फिर ऑफिशियल जिम्मेदारी होती है तो उसे भी लाइबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि किसी का कर्ज चुकाना, किसी एक्सीडेंट के बाद कॉम्पनसेशन देने की लीगल जिम्मेदारी हो सकती है, बैंक का लोन जो है वो वापस करना, किसी एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट करना, तो ये सारी जो है वो लाइबिलिटी होती है। बिजनेस और अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि वो पैसे या फिर वो ऑब्लिगेशंस जो कंपनी को फ्यूचर में किसी और को देने होते हैं, जैसे कि बैंक लोन, अनपेड बिल्स यानी कि ऐसे बिल जो भरे नहीं गए हैं, या फिर टैक्सेस, सैलरीज जो अभी देने बाकी है, तो ये सब भी लाइबिलिटीज होते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग इसका क्या आता है, दूसरा मीनिंग लाइबिलिटी का आता है अ पर्सन और थिंग दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स। मतलब कि कभी कभी लाइबिलिटी कैसे किसी ऐसे इंसान या फिर चीज़ के लिए भी यूज़ होता है जो बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिस्क बढ़ाते हैं, दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय हमेशा केयरलेस मिस्टेक करता है और कंपनी को नुकसान पहुंचाता है तो लोग कह सकते हैं कि ही इज़ अ लाइबिलिटी टू द कंपनी, यानी कि वो कंपनी के लिए एसेट नहीं है बल्कि क्या है, प्रॉब्लम बन गया है। इसी तरह अगर कोई पुरानी मशीन बार बार खराब होती है और रिपेयर करने पर बहुत ज़्यादा उस पर पैसा लगता है तो वो मशीन क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी बन सकती है। ध्यान रहना चाहिए कि लाइबिलिटी का जो मतलब है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी नहीं होता, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी जिम्मेदारी या फिर ऐसा बोझ जिसमें लीगल, फाइनेंशियल या फिर मतलब कि किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, लॉस का रिस्क हो सकता है, तो उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि एक टीचर का स्टूडेंट को पढ़ाना, ये होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होती है उसके कर्तव्य। ठीक है, ये उसकी क्या है, जिम्मेदारी है। लेकिन बैंक से लिया हुआ लोन चुकाना ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा क्या है, आपकी लाइबिलिटी, आपको देना ही देना है आप, क्योंकि आपने पहले लिया हुआ है इस तरीके से। ओके, ये आपका क्या है, तो कर्तव्य है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लीगल, फाइनेंशियल या फिर ऑफिशियल जिम्मेदारी जिसे पूरा करना ज़रूरी हो, या फिर ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसी चीज़ जो बोझ, रिस्क या फिर नुकसान का कारण बन सके, तो उसे हम कहते हैं लाइबिलिटी। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों अगर इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, ऑब्लिगेशन, बर्डन या फिर डेट। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाना ज़रूरी होता है। ऑब्लिगेशन जो है वो जनरल ड्यूटी को बताता है, जबकि लाइबिलिटी में लीगल और फाइनेंशियल बर्डन का आइडिया भी हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ या फिर ऐसी चीज़ जो मुश्किल पैदा करती है। बर्डन किसी भी तरीके का बोझ हो सकता है, जबकि लाइबिलिटी खासकर लीगल, फाइनेंशियल या फिर प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है डेट। दोस्तों डेट का क्या मतलब होता है, कर्ज, ऋण जिसे हम कहते हो कि उधार को चुकाना बाकी होता है, जो हमारे पास जो कर्ज होता है उसे हम डेट कहते हैं। ठीक है, डेट सिर्फ जो है वो पैसे के कर्ज को चुकाना दिखाता है, जबकि लाइबिलिटी में डेट के साथ साथ जो है वो दूसरी लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस भी शामिल जो है वो हो सकती है। तो ये सारे हमारे क्या है, तो सिनोनिम्स है जहाँ पर हमने ऑब्लिगेशन, बर्डन या फिर डेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए और हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एसेट, एडवांटेज या फिर बेनिफिट। सबसे पहला वर्ड क्या आता है हमारे पास, एसेट। एसेट का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ या फिर ऐसा व्यक्ति जो फ़ायदा पहुंचाए या फिर आपकी वैल्यू बढ़ाए, तो उसे हम एसेट कहते हैं। एसेट में जो है वो मतलब कि प्रॉफिट और वैल्यू क्रिएट की जाती है, जबकि लाइबिलिटी रिस्क या फिर बर्डन क्रिएट करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हमारा वर्ड आता है एडवांटेज।
एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फायदा। ओके, उससे हम क्या कहते हैं? एडवांटेज कहते हैं। एडवांटेज में हमें क्या मिलता है? कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है, कोई ना कोई फायदा मिलता है, जबकि लाइबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लॉस का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा या फिर पॉजिटिव रिजल्ट। बेनिफिट जो है वो पॉजिटिव आउटकम को दिखाता है, जबकि लाइबिलिटी अक्सर बर्डन, ऑब्लिगेशन या फिर रिस्क को दिखाती है। तो ये सारे हमारे क्या थे? तो एंटोनिम्स थे, जहां पर हमने एसेट, एडवांटेज, बेनिफिट जैसे वर्ड्स को क्या किया है? डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, द कंपनी कंसिडर्ड द ओल्ड मशीन अ लाइबिलिटी बिकॉज इट ब्रोक डाउन फ्रिक्वेंटली। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है? इस सेंटेंस का मतलब है कि कंपनी की पुरानी मशीन बार बार खराब हो जाती थी, उसकी वजह से प्रोडक्शन रुकता था, रिपेयर पर बार बार पैसे खर्च होते थे और काम में क्या होती थी? तो देरी होती थी, डिले होता था। तो इसीलिए कंपनी ने उस मशीन को एक लाइबिलिटी माना, क्योंकि वो फायदा देने के बजाय क्या कर रही थी? तो नुकसान और प्रॉब्लम्स का कारण बन रही थी। तो यहाँ पर लाइबिलिटी का मतलब ऐसी चीज़ों से है जो कंपनी के लिए बोझ बने, रिस्क और फाइनेंशियल लॉस का कारण बन गई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइबिलिटी कहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब की वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्लेसिड। ओके, प्लेसिड का क्या मतलब होता है? शांत, जिसका स्वभाव शांत होता है, जो बहुत ही स्टेबल होता है, स्थिर होता है, शांतिपूर्ण होता है, शांत और संयमित होता है, जिसका मतलब कि इक्विलिब्रियम, मतलब कि जिसका मेंटल बैलेंस बहुत ही मतलब कि अच्छा है, टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा है, शांति से रहता है, उसे हम प्लेसिड कहते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई जगह, कोई पानी, कोई एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल शांत होता है, काम होता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस या फिर एक्साइटमेंट के रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लेसिड कहेंगे। ठीक है, यानी कि जब कोई इंसान गुस्से, टेंशन या फिर प्रेशर वाली सिचुएशन में भी अपना जो काम नेचर है वो बनाए रखता है, या फिर कोई जगह इतनी शांत होती है कि वहाँ पर कोई शोर शराबा या फिर हलचल नहीं होती है, या फिर कोई पानी इतना शांत होता है कि वो हिल नहीं रहा होता है, तो उसके लिए भी हम जो है वो प्लेसिड वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में प्लेसिड का मतलब होता है पीसफुल, काम एंड नॉट इजीली डिस्टर्ब। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्लेसिड। ये जो वर्ड है ना, ये सिर्फ जगहों के लिए, यानी कि सिर्फ लोगों के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि जो है वो लेक्स के लिए, रिवर्स के लिए, वेदर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, हमारे आसपास की चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर मतलब कि किसी झील का पानी बिल्कुल शांत हो, उसमें कोई भी मतलब कि लहर ना हो, तो वो प्लेसिड लेक है। या फिर अगर कोई टीचर बहुत ही शरारती क्लास में भी मतलब कि बिना गुस्सा किए पेशेंस के साथ स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकता है, जो मतलब कि बच्चे बहुत ही शरारती है उसके आसपास, तो भी वो मतलब कि शांत रहना मैनेज कर लेता है, तो टीचर का बिहेवियर कैसा है? तो प्लेसिड है। ध्यान रहे कि प्लेसिड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वाइट नहीं होता है, क्योंकि क्वाइट का मतलब होता है सिर्फ शोर का ना होना, जो मतलब कि चुपचाप रहता है। ओके, लेकिन प्लेसिड का मतलब होता है शांत, कंपोज्ड और इजीली डिस्टर्ब ना होने वाला, उसे हम कहते हैं प्लेसिड। ओके, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है सिंपल वर्ड्स में, कि प्लेसिड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल पीसफुल है, या फिर इजीली डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उसे हम प्लेसिड कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए और हमारे सिनोनिम्स को हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 वर्ड्स आते हैं, काम, सेरेन या फिर ट्रैंक्विल। सबसे हमारा पहला वर्ड कौन सा आता है? काम। काम का मतलब होता है शांत और बिना घबराहट के होना। काम एक जनरल पीसफुल स्टेट को बताता है, जबकि प्लेसिड में नेचुरली पीसफुल और डिस्टर्बेंस से प्रभावित ना होने के आइडिया को मतलब कि ज़्यादा बताया जाता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये हमारा हो गया काम। अगला हमारा वर्ड आता है सिरेन। सिरेन का मतलब होता है गहरी शांति और सुकून से भरा हुआ, उसे हम सिरेन कहते हैं। ठीक है, सिरेन में जो है वो इनर पीस और ब्यूटी की फीलिंग होती है, जबकि प्लेसिड का जो फोकस है वो शांत और स्टेबल नेचर या फिर एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है ट्रैंक्विल। दोस्तों ट्रैंक्विल का मतलब होता है बिल्कुल शांत या फिर बिल्कुल टेंशन फ्री, तो उसे हम ट्रैंक्विल कहते हैं। ट्रैंक्विल अक्सर जो है वो प्लेसेस और इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है, हमारे आसपास का जो माहौल या फिर जो वातावरण है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जबकि प्लेसिड लोगों के लिए भी यूज़ होता है, कोई झील, नदी, पानी का जो एरिया है उसके लिए भी बहुत ही कॉमन है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिफरेंसेस आपको समझते हुए चलने हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ड हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे यानी कि एंटोनिम्स को डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एजिटेटेड, टर्ब्यूलेंट या फिर रेस्टलेस। सबसे पहला हमारा वर्ड हम क्या डिस्कस करेंगे? एजिटेटेड। एजिटेटेड का क्या मतलब होता है? परेशान, बेचैन, इमोशनली डिस्टर्ब होना। एजिटेटेड में टेंशन और अनरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, कोई इंसान परेशान है, कोई इंसान बहुत ही बेचैन है, तकलीफ में है, तो उसे हम एजिटेटेड कहेंगे। जबकि प्लेसिड में क्या होता है? इंसान बहुत ही काम होता है, सीरीन होता है, बहुत ही अच्छे से मतलब कि शांति से रहता है, तो उसे हम मतलब कि क्या कहेंगे? प्लेसिड कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? एंटीनिम हो गया। दूसरा हमारा वर्ड आता है टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट का मतलब होता है बहुत ही अशांत होना, हलचल होना, डिस्टर्बेंस से भरा हुआ होना, तो उसे हम टर्ब्यूलेंट कहते हैं। ठीक है,
टर्बुलेंट में क्या होता है, अफरा तफरी होती है, शोर मचाना होता है, केओस होता है, मूवमेंट होती है, ये सारी चीज़ें टर्बुलेंस में होती है, ठीक है। लेकिन प्लेसिड में स्टेबिलिटी होती है, शांति होती है, पीस होता है बेसिकली। तीसरा हमारा वर्ड आता है रेस्टलेस। रेस्टलेस का क्या मतलब होता है, बेचैन और चैन से ना बैठ पाना। जो इंसान बेचैन होता है, चैन से बैठ नहीं पाता है, उसके मन में हमेशा मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती है, तो उसे हम कहेंगे रेस्टलेस होना। रेस्टलेस में इंसान या फिर सिचुएशन कैसी होती है, बेचैन वाली होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे हमारे हमने जो है वो एंटोनिम्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब इसी के साथ एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है कि डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म शी रिमेन्ड प्लेसिड थ्रू आउट द डिस्कशन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि डिस्कशन के दौरान लोगों ने उसकी आलोचना की, क्रिटिसिज्म की, उसके बारे में भला बुरा कहा, उसके ऊपर मतलब कि टिप्पणियां की, लेकिन उसने गुस्सा, बेचैनी या फिर पैनिक दिखाने के बजाय पूरे समय शांत और कंपोज रहकर बात की। यानी कि उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा, सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल किया। यहाँ पर प्लेसिड का मतलब ऐसी शांत और मतलब कि स्टेबल पर्सनैलिटी से है कि जो प्रेशर या फिर क्रिटिसिज्म के बावजूद अपनी कामलेस नहीं खोती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा है कि प्लेसिड यानी क्या होता है। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिबेल। दोस्तों रिबेल का मतलब होता है विद्रोही, विरोध करने वाला, बगावत करने वाला, नियमों का विरोध करना, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिबेल कहेंगे, ठीक है। रिबेल का मतलब होता है किसी अथॉरिटी, किसी रूल सिस्टम, गवर्नमेंट, ट्रेडिशन या फिर ऑर्डर का खुलकर विरोध करना, उसके खिलाफ जाना, उसके खिलाफ खड़े होना। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिबेल कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप किसी रूल, डिसीजन या फिर अथॉरिटी को मानने से इनकार कर देता है या फिर उसके खिलाफ एक्शन लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रिबेल कहते हैं। ये जो वर्ड है वो इंसान के लिए भी यूज हो सकता है और एक्शन के लिए भी यूज हो सकता है। इसलिए ये जो है वो ये जो वर्ड है वो नाउन और वर्ब दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जब हम नाउन की बात करते हैं, जब हम इस वर्ड को नाउन को मतलब कि समझ कर चलते हैं, तो रिबेल का मतलब होता है विद्रोही व्यक्ति। व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नाउन का सहारा लेकर चलते हैं। जबकि अब जब हम वर्ब की बात करते हैं इस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि जब हम रिबेल को वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है, विरोध करना, विद्रोह करना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो ये जो वर्ड है वो दोनों ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज हो सकता है। नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। दोस्तों लेकिन रिबेल का जो मतलब है वो हमेशा वायलेंट या फिर इलीगल हो ऐसा ही ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी कोई इंसान जो है वो अपने साथ हुए अनफेयर रूल, इनजस्टिस या फिर रॉन्ग डिसीजन के खिलाफ भी मतलब कि पीसफुली भी स्टैंड ले सकता है। उस सिचुएशन में भी हम जो है वो रिबेल वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह जो है वो कभी कभी कोई टीनेजर हर बात में जो है वो पेरेंट्स के रूल को फॉलो नहीं करता है, हर चीज़ का विरोध करता है, तो उसके लिए भी लोग बोल सकते हैं कि भाई वो रिबेलियस बंदा है या फिर रिबेलियस बच्चा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि एक बात आपको समझनी है कि रिबेल का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ डिसएग्री करना नहीं होता। क्योंकि डिसएग्री करने का क्या मतलब होता है, किसी बात से सहमत ना होना, किसी की बात ना मानना, उसे स्वीकार ना करना। लेकिन रिबेल का तो मतलब होता है रूल या फिर अथॉरिटी के खिलाफ एक्टिवली विरोध करना, बगावत करना, बेसिकली उस चीज़ के खिलाफ जाना। तो उसे हम जो है वो रिबेल कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास क्या है, तो नाउन भी है और वर्ब भी है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम नाउन के कॉन्टेक्स्ट में मतलब कि जब हम नाउन का यूज़ करते हैं तो हम व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वर्ब का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रिया दिखा रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ कर चलनी है। इसी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए और हमारे सिनोनिम्स को हम डिस्कस करें, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, रिवॉल्यूशनरी, डिसेंटर या फिर इंसर्जेंट। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रिवॉल्यूशनरी। दोस्तों रिवॉल्यूशनरी का क्या मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जो बड़े बदलाव या फिर क्रांति के लिए संघर्ष करता है। रिवॉल्यूशनरी का एम जो है वो अक्सर पूरे सिस्टम को बदलना होता है, रिवॉल्यूशन करना होता है। उसे क्या चाहिए, बदलाव चाहिए अपनी क्रांति के द्वारा। वो जो भी करता है, जिस चीज़ के लिए भी वो स्टैंड लेता है, उसमें क्या चाहता है वो कि मेरी वजह से जो है वो क्रांति आए, कोई चीज़ जो है वो बदल जाए। जबकि रेबेल जो है वो किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी या फिर रूल के खिलाफ भी हो सकता है। ये चीज़ आपको, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा वर्ड आता है डिसेंटर। डिसेंटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मेजॉरिटी या फिर अथॉरिटी की राय से असहमत हो, यानी कि उनकी राय माने ना, ठीक है। डिसेंटर सिर्फ अपोजिशन को दिखाता है, जबकि रिबेल जो है वो एक्टिवली विरोध या फिर बगावत भी कर सकता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इंसर्जेंट। दोस्तों इंसर्जेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा कोई ग्रुप जो अथॉरिटी के खिलाफ मतलब कि संगठित विरोध करे। इंसर्जेंट का मतलब जो यूज़ है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री रेबेलियन के लिए मतलब कि ज़्यादा यूज़ होता है, जब मतलब कि ग्रुप में लोग जो है वो किसी चीज़ का विरोध कर रहे होते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में या फिर मतलब कि मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सिनोनिम्स है, रिवॉल्यूशनरी, डिसेंटर या फिर इंसर्जेंट। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे एंटोनिम्स की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स अगेन आते हैं, सपोर्टर, फॉलोअर या फिर लॉयलिस्ट।
सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? सपोर्टर। सपोर्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी, आइडिया या फिर पर्सन का साथ देता है, सपोर्ट देता है, ठीक है। सपोर्टर अथॉरिटी को क्या करता है? तो सपोर्ट करता है, जबकि रिबेल क्या करता है? उसका विरोध करता है। तो उल्टे वर्ड्स है हमारे, यानी कि अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है। तो एंटोनिम हो गया हमारा सबसे पहला। दूसरा हमारा आता है फॉलोवर। फॉलोवर का मतलब होता है जो रूल या फिर लीडरशिप को मानकर चले, ठीक है। फॉलोअर्स क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को, जो भी मतलब कि सूचनाएं दी जाती है, जो भी बात कही जाती है, उनको फॉलो करता है, उनको मतलब कि क्या करता है? तो उनका पालन करता है। जबकि रिबेल क्या करता है? उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये भी हमारा दूसरा एंटोनिम हो गया। तीसरा है लॉयलिस्ट। लॉयलिस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी अथॉरिटी या फिर लीडर के प्रति वफादार रहता है, मतलब कि लॉयल रहता है, ऑनेस्ट रहता है। लॉयलिस्ट अथॉरिटी का क्या करता है? साथ देता है। जबकि रिबेल क्या करता है? अथॉरिटी का मतलब कि उसके खिलाफ होता है, विरोध करता है बेसिकली। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए, जहां पर हमने सपोर्टर, फॉलोवर या फिर लॉयलिस्ट जैसे वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें, तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द यंग सोल्जर रिफ्यूज टू रिबेल अगेंस्ट हिज कमांडर। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि एक यंग सोल्जर के पास अपने कमांडर के खिलाफ जाने या फिर उसके ऑर्डर्स का विरोध करने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अथॉरिटी का सम्मान किया और बगावत करने के बजाय अपनी ड्यूटी निभाई। यहाँ पर रिबेल का मतलब क्या है? अपने कमांडर की अथॉरिटी के खिलाफ विरोध या फिर विद्रोह ना करना, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर हमने जो है वो पढ़ा है कि सॉरी, ये जो रिबेल वर्ड है वो कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से हमें जो है वो मतलब कि सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्टॉन्च। दोस्तों स्टॉन्च का क्या मतलब होता है? जो दृढ़ है, अटल है, कट्टर है, ठीक है, वफादार है या फिर मजबूत सिद्धांतों वाला है। तो उसके लिए हम जो है वो स्टॉन्च वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी कि स्टॉन्च का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी इंसान, आइडिया, बिलीफ, ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रिंसिपल का जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ जो है वो सपोर्ट करता है। मुश्किल सिचुएशंस में भी जो है वो अपना सपोर्ट नहीं छोड़ता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम स्टॉन्च कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब कोई इंसान अपने विचारों, अपने प्रिंसिपल्स या फिर किसी व्यक्ति के प्रति इतना ज़्यादा लॉयल और कमिटेड हो कि किसी भी प्रेशर, क्रिटिसिज्म या फिर प्रॉब्लम के बाद भी वो अपनी मतलब की पोजीशन नहीं बदलता, तो उसे ही स्टॉन्च कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में स्टॉन्च का क्या मतलब होता है? फर्म, लॉयल एंड अनवेवरिंग इन सपोर्ट और बिलीफ। यानी कि जो अपने बिलीफ में, अपने सपोर्ट में डिगमगाता नहीं है, इधर उधर नहीं होता है, बल्कि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, उस पर कितना भी प्रेशर हो, कितना भी लोगों से क्रिटिसाइज करे, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी वो अड़ा रहता है, तो उसे हम कहेंगे स्टॉन्च। ये जो वर्ड है ना, ये अक्सर उन लोगों के लिए यूज होता है जो अपने प्रिंसिपल्स या फिर अपने वैल्यूज या फिर किसी कॉज के प्रति बहुत ही स्ट्रांगली कमिटेड होते हैं। जैसे कि एक स्टॉन्च सपोर्टर हो सकता है, एक स्टॉन्च बिलीवर हो सकता है, एक स्टॉन्च फ्रेंड हो सकता है, एक स्टॉन्च डिफेंडर भी हो सकता है। तो अगर कोई दोस्त मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई आपका दोस्त है जो कि हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देता है, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, चाहे तुम्हारे साथ मतलब कि कोई भी हो या फिर नहीं हो, बाकी लोग आपको गलत ही बोल रहे हो, लेकिन वो आपका साथ देता है, तो वो क्या है? वो आपका एक स्टॉन्च फ्रेंड है। या फिर इसी तरह अगर कोई इंसान इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमेशा आवाज़ उठाता है, अपनी सोच पर मतलब कि मजबूती से टिका रहता है, चाहे उसका कोई साथ दे या फिर ना दे, तो वो क्या है? तो वो एक स्टॉन्च इन्वायरमेंटलिस्ट है, इस तरीके से, ओके। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टॉन्च का मतलब सिर्फ लॉयल होना नहीं होता, क्योंकि लॉयल का तो मतलब होता है वफादार होना, लेकिन स्टॉन्च का मतलब होता है बहुत ही मजबूत और कभी ना बदलने वाली वफादारी या फिर सपोर्ट, ठीक है। लॉयल का क्या मतलब है? वफादार होना होता है, लेकिन हमारे स्टॉन्च का क्या मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, लोग आपको भला बुरा कहे, क्रिटिसाइज करे, कुछ भी हो, लेकिन आप क्या करते हो? उस बात से हटते नहीं हो, बल्कि मजबूती से, बहुत ही फर्मली, बहुत ही स्ट्रांगली आप उस चीज़ को मतलब कि सपोर्ट करते हो, तो उसे हम कहेंगे स्टॉन्च। इस नेचर को कहा जाता है बेसिकली स्टॉन्च। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी इंसान, आइडिया या फिर प्रिंसिपल का बहुत ही मजबूती से, वफादारी से, बिना हिले सपोर्ट करे, तो उसे हम स्टॉन्च कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, लॉयल, स्टीडफास्ट या फिर अनवेवरिंग। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है लॉयल, ठीक है। लॉयल का क्या मतलब होता है? वफादार, साथ देने वाला। लॉयल एक जनरल फेथफुलनेस को बताता है, यानी कि आप जिस पर भरोसा कर सकते हो, जो आपके भरोसे का इंसान होता है, उसे हम लॉयल कहते हैं, ठीक है। जबकि स्टॉन्च में अनवेवरिंग और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का आइडिया होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है स्टीडफास्ट। स्टीडफास्ट का क्या मतलब होता है? कि अपने डिसीजन या फिर अपने बिलीफ पर मजबूती से टिके रहना। स्टीडफास्ट जो है वो डिटर्मिनेशन पर फोकस करता है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपकी जो दृढ़ता है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है कि आप जो है वो कितनी मजबूती से टिके हुए हो किसी चीज़ पर, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अनवेवरिंग।
अनवेवरिंग का क्या मतलब होता है, जो कभी अपनी पोजीशन या फिर बिलीफ से हिलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पोजीशन से, अपनी बातों से नहीं हिलेगा, जो वो जिस चीज़ में मानता है उस पर से नहीं हिलेगा, तो उसे हम अनवेवरिंग कहते हैं। जो डिगमगाता नहीं है ना, उसे अनवेवरिंग कहा जाता है। ओके, इसमें फर्मनेस को दिखाया जाता है, फर्मनेस यानी कि वो एक जगह पर टिका हुआ है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, तो हमने सारे हमारे सिनोनिम्स डिस्कस किए हैं। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर बढ़े तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड आते हैं, डिसलॉयल, अनफेथफुल या फिर फिकल। सॉरी, एक बार मतलब हमारे फिर से वर्ड्स हम पढ़ेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं, डिसलॉयल है, अनफेथफुल है या फिर फिकल है। ठीक है, सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, डिसलॉयल आता है। डिसलॉयल का मतलब होता है बेवफा या फिर जो साथ छोड़ देता है उसे हम डिसलॉयल कहते हैं। ठीक है, डिसलॉयल बेसिकली आपका ट्रस्ट जो है वो तोड़ देता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है अनफेथफुल। अनफेथफुल का मतलब होता है जो वफादारी ना निभाए, जो वफादार नहीं होता, जो लॉयल नहीं होता, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनफेथफुल कहेंगे। अनफेथफुल जो है, कोई भी बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो वो अपना कमिटमेंट जो है वो तोड़ देता है, वो अपनी जुबान पर जो है वो अड़ा नहीं रह सकता, तो उसे हम अनफेथफुल कहेंगे। तीसरा हमारा वर्ड आता है फिकल। फिकल का क्या मतलब होता है, जो दल बदलू होता है, जो बार बार अपनी राय बदलता है, सपोर्ट बदलता रहता है, कभी इधर गया कभी उधर गया, तो इस तरीके से मतलब कि जो चंचल है, जो बार बार इधर उधर भागता है, तो उसे हम फिकल कहते हैं। फिकल लोग जो है वो आसानी से मतलब कि अपनी साइड बदल लेते हैं, वो एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। तो ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने डिसलॉयल, अनफेथफुल या फिर फिकल जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है, शी रिमेन्ड अ स्टाउंच सपोर्टर ऑफ इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो जो महिला है वो हर बच्चे को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, इस विचार को पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ सपोर्ट करती है। लोगों की आलोचना, मुश्किलें या फिर अपोजिशन के बावजूद उसने अपना जो स्टैंड है वो कभी नहीं बदला और हमेशा इसी कॉज के लिए जो है वो मतलब कि आवाज़ उठाती रही है वो। यहाँ पर स्टाउंच का क्या मतलब है, ऐसी मजबूत, ऐसी अटल, वफादार सपोर्ट से है जो किसी भी प्रेशर के बाद भी ना बदले। तो ये हमने हमारा वर्ड समझ लिया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मोटिव। दोस्तों मोटिव का क्या मतलब होता है, मोटिव का मतलब होता है मकसद, हमारा उद्देश्य या फिर नियत, हमारा कारण, इरादा या फिर किसी काम के करने के पीछे की वजह जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है हमारा मोटिव। ठीक है, मोटिव का मतलब होता है वो असली वजह, वो असली रीज़न या फिर हमारा इंटेंशन जिसकी वजह से कोई व्यक्ति कोई काम करता है। यानी कि जब कोई मतलब कि इंसान कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा एक्शन लेता है, डिसीजन करता है या फिर कोई काम करता है, तो उसके पीछे जो अंदर का जो रीज़न या फिर मकसद होता है उसे मोटिव कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मोटिव का क्या मतलब है, द रियल रीजन बिहाइंड समवंस एक्शन। यानी कि हर इंसान जो भी काम करता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब कि मकसद ज़रूर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे मोटिव कहेंगे। कभी कभी जो है वो मोटिव अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि किसी की मदद करना, फैमिली को खुश करना, अच्छी जॉब पा लेना, नॉलेज बढ़ाना। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली आप मतलब कि एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो, पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हो, तो आपका वो मोटिव है, आप वो करना चाहते हो, आपका मोटिव कैसा, अच्छा है। लेकिन कभी कभी जो मोटिव है किसी का बुरा भी हो सकता है, कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके पीछे का मोटिव क्या होना चाहिए, कि अच्छा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी होता है कि भाई कोई काम कर रहा है तो वो पैसा चोरी करना चाहता है, किसी से बदला लेना चाहता है, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, झूठ बोलकर फायदा उठाना चाहता है। तो नेगेटिव भी हो सकता है किसी का मोटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसलिए मोटिव जो है वो खुद पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मतलब कि होता है। ठीक है, उसका नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसान किस वजह से काम कर रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्राइम के पीछे मोटिव क्या था। होता है ना ऐसा कि पुलिस जब भी कोई जांच करती है, इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी मतलब की केस को, तो सबसे पहले वो ये देखने की कोशिश करती है कि ये जो क्राइम हुआ है ऐसा करने की वजह क्या थी, इससे उसे क्या मिला, यानी कि उस व्यक्ति ने ये क्राइम क्यों किया। ध्यान रहे दोस्तों कि मोटिव का मतलब सिर्फ गोल नहीं होता। गोल का क्या मतलब होता है कि जिसे हासिल करना है, जो आपको पा लेना है, कोई चीज़ आपको पानी होती है तो उसे हम गोल कहते हैं। ठीक है, हमारा एम्बिशन होता है वो। तो मोटिव का मतलब गोल नहीं होता है, क्योंकि गोल का तो मतलब होता है जिसे हमें हासिल करना होता है वो चीज़। लेकिन मोटिव का क्या मतलब होता है, जिसकी वजह से उस गोल के लिए हम काम कर रहे हैं, काम किया जा रहा है बेसिकली, तो उसे मोटिव कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि मोटिव का मतलब होता है किसी भी एक्शन, डिसीजन या फिर बिहेवियर के पीछे छुपा हुआ असली रीज़न, हमारा मकसद या फिर हमारा इंटेंशन, तो उसे हम कहते हैं मोटिव। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, पर्पस, इंटेंशन या फिर रीज़न। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, पर्पस। पर्पस का मतलब होता है किसी काम का उद्देश्य या फिर उसका मकसद। पर्पस जो है वो जनरल ऑब्जेक्टिव को बताता है, जबकि मोटिव किसी एक्शन के पीछे की पर्सनल या फिर एक्चुअल रीज़न को बताता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है इंटेंशन।
इंटेंशन का मतलब होता है किसी काम को करने का इरादा। इंटेंशन जो है वो फ्यूचर एक्शन का प्लान या फिर इरादा होता है बेसिकली। ओके, तो उसे हम इंटेंशन कहते हैं कि आपका मतलब कि इरादा क्या है। या फिर तीसरा हमारा आता है रीज़न। रीज़न का मतलब होता है किसी बात की या फिर एक्शन की वजह। वजह को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रीज़न। कॉज को हम जो है वो रीज़न कहते हैं बेसिकली। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे हो गए सिनोनिम्स। अब हमारे एंटोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एमलेसनेस, मीनिंगलेसनेस या फिर पर्पसलेसनेस। तो ये हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा आता है, एमलेसनेस। ठीक है, एमलेसनेस का क्या मतलब होता है, बिना किसी मकसद के या फिर बिना किसी डायरेक्शन के होना। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसका कोई मकसद ही नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो, क्या पाना है आपको, तो उसे हम एमलेसनेस कहेंगे। दूसरा हमारा वर्ड क्या आता है, मीनिंगलेसनेस, जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई पर्पस नहीं होता, जिस काम में कोई मीनिंग नहीं होता है, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं है, किस चीज़ के लिए कर रहे हो वो भी पता नहीं है, तो वो मीनिंगलेस है। तीसरा हमारा आता है पर्पसलेस। पर्पसलेस का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के होना। जो काम मतलब कि बिना किसी उद्देश्य के होता है उसे हम पर्पसलेस कहते हैं। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है होने का, तो उसे हम क्या कहेंगे, पर्पसलेसनेस हम उसे कहेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, तो एंटोनिम्स है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है आपके सामने स्क्रीन पर। द पुलिस ट्राई टू डिस्कवर द मोटिव बिहाइंड द थेफ्ट। यानी कि सेंटेंस का मतलब क्या है कि पुलिस सिर्फ ये नहीं जानना चाहती थी कि चोरी किसने की, बल्कि ये भी पता लगाना चाहती थी कि उस व्यक्ति ने चोरी क्यों की, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था। यानी कि शायद उसे पैसे की जरूरत थी, बदला लेना था, कोई पर्सनल रीजन था। तो ये सब जानना जो है वो पुलिस का काम था। यानी कि पुलिस उस एक्शन के पीछे छुपी हुई असली वजह को समझने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मोटिव का मतलब क्या था कि चोरी करने के पीछे का असली मकसद या फिर रीजन क्या है ये जानना। ठीक है, मोटिव यानी कि उसके पीछे का मकसद, उसके पीछे की उसकी नीयत क्या थी, इंटेंशन क्या था, ये जानना। तो इस तरीके से आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मोटिव यानी क्या होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ऑब्सोलीट। दोस्तों ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, पुराना पड़ चुका, उपयोग से बाहर, बेकार हो चुका, या फिर जो चीज़ अब इस्तेमाल नहीं होती है आज के समय में, तो उसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं। यानी कि ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो पहले तो यूज़ होती थी, लेकिन नए ज़माने के आ जाने से, नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से या फिर नए तरीक़ों के आ जाने की वजह से क्या हुआ है कि वो जो चीज़ें हैं वो अब यूज़ होना लगभग बंद हो चुकी है। यानी कि आपको देखने के लिए मिल जाएगी लेकिन यूज़ नहीं होती है, फिर लगभग होती है, कोई यूज़ करता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई सिस्टम, कोई मेथड, कोई वर्ड इतना ज़्यादा पुराना हो गया कि लोग उसे जो है वो उसका इस्तेमाल करना ही छोड़ दे, तो उसे ऑब्सोलीट कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऑब्सोलीट का क्या मतलब होता है, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यूअर और बेटर हैज़ रिप्लेस्ड इट। क्योंकि नई चीज़ ने, किसी अच्छी चीज़ ने जो है वो उसे रिप्लेस कर दिया है, तो पुरानी चीज़ जो है वो मतलब कि लोग अब यूज़ करना पसंद नहीं करते, इसलिए उसे जो है वो ऑब्सोलीट कहा जा रहा है। ये जो वर्ड है ना वो सिर्फ पुरानी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होता है। कोई ओल्ड चीज़, कोई चीज़ जो ओल्ड मतलब कि पुरानी हो सकती है, लेकिन अगर लोग उसे आज भी मतलब कि यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्सोलीट नहीं है। ऑब्सोलीट तब कहा जाता है जब कोई चीज़ प्रैक्टिकली यूज़ से बाहर ही हो चुकी हो। यानी कि ये जो वर्ड है वो अक्सर टेक्नोलॉजी, मशीन, सॉफ्टवेयर, डिवाइसेस, लॉज, मेथड्स, लैंग्वेजेस, इक्विपमेंट या फिर बिजनेस प्रैक्टिसेस, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क है, टाइपराइटर्स है, पेजर डिवाइसेस है, ऑडियो कैसेट्स है। ये सब जो है वो ज़माने मतलब कि आज के टाइम के हिसाब से जो है वो ऑब्सोलीट माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इसी तरह कुछ इंग्लिश वर्ड भी जो है वो आज के टाइम में यूज़ नहीं होते हैं, उन्हें भी ऑब्सोलीट वर्ड्स कहा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रहे कि ऑब्सोलीट का जो मतलब है ना वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड नहीं होता, क्योंकि ओल्ड का तो मतलब होता है कोई चीज़ पुरानी होना, लेकिन ऑब्सोलीट का मतलब होता है कि पुराने के साथ साथ जो अब इस्तेमाल नहीं होता है, जो अब यूज़ में नहीं आता है, तो उसे हम ऑब्सोलीट कहते हैं। यानी कि हर ऑब्सोलीट चीज़ ओल्ड हो सकती है, लेकिन हर ओल्ड चीज़ ऑब्सोलीट ही हो ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बेसिकली। जैसे कि मान लीजिए कि एक पुरानी साइकिल जो आज भी चलती है, रोज़ यूज़ होती है, तो वो पुरानी है, कुछ कुछ टाइम पहले ली गई थी, तो अब वो जो है वो टाइम के साथ पुरानी हो चुकी है, तो वो ओल्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो अप्रचलित हो चुकी है, साइकिल नाम की कोई चीज़ जानता ही नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये ओल्ड माना जाएगा। लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क है, तो जिसका यूज़ जो है वो आज लगभग जो है वो कोई भी नहीं करता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क यूज़ ही नहीं करता है कोई, तो ये क्या है, ये ऑब्सोलीट है। ये आपको सिर्फ देखने के लिए जो है वो कहीं पे दिख जाएगी ऐसे कोई अच्छी खासी जगह पे, लेकिन यूज़ करता हुआ आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये होता है ऑब्सोलीट और ओल्ड में डिफरेंस। और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
अब दोस्तों इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, आउटडेटेड, आउटमोडेड या फिर आर्काइक। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है, आउटडेटेड। आउटडेटेड का क्या मतलब होता है, जो नए ज़माने के हिसाब से पुराना पड़ चुका है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि आउटडेटेड कहते हैं। आउटडेटेड किसी चीज़ के ओल्ड फैशन होने को बताता है, जबकि ऑब्सोलीट में उसका लगभग यूज़ ही खत्म हो जाता है, ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा वर्ड आता है आउटमोडेड। आउटमोडेड का मतलब होता है जो फैशन या फिर यूज़ से बाहर हो चुका हो। आउटमोडेड स्टाइल या फिर मेथड्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, जबकि ऑब्सोलीट का जो फोकस है वो किसी चीज़ के प्रैक्टिकली यूज़ से बाहर हो जाने पर ज़्यादा किया जाता है। तीसरा हमारा वर्ड है आर्काइक। आर्काइक का मतलब होता है बहुत पुराना और आज के टाइम में बहुत ही कम यूज़ होने वाला, उसे हम आर्काइक कहते हैं। आर्काइक अक्सर लैंग्वेज, वर्ड या फिर कस्टम्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ एंटोनिम्स की ओर जाए तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, मॉडर्न, करंट या फिर कंटेम्पररी। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, मॉडर्न। मॉडर्न का क्या मतलब होता है, नए ज़माने का, लेटेस्ट। ओके, मॉडर्न जो है वो करंट और अप टू डेट होता है। जो आज के समय में चीज़ें चल रही है वो कैसी है, मॉडर्न है। आज हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हमारे पास जो है वो पीसी है, कंप्यूटर्स है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, स्मार्टफोन्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मॉडर्न चीज़ें हैं, ये पुरानी चीज़ें नहीं है, ये करंट है, ठीक है। दूसरा तो हमारा खुद वर्ड करंट आ रहा है। करंट का क्या मतलब होता है, जो अभी के समय में यूज़ हो रहा है, जो एक्टिवली यूज़ में है, उसे हम करंट कहते हैं। और तीसरा हमारा वर्ड है कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब होता है कि वर्तमान समय या फिर आज के दौर का। कंटेम्पररी का क्या मतलब होता है, प्रेजेंट जनरेशन की चीज़ों को बताता है। कौन सा वर्ड, कंटेम्पररी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे एंटोनिम्स भी हो गए, जहाँ पर हमने मॉडर्न, करंट या फिर कंटेम्पररी जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया था। अब दोस्तों इसी के साथ एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, मैनी ओल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैव बिकम ऑब्सोलीट बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स। यहाँ पर क्या बताया गया है, इस सेंटेंस का मतलब है कि पहले कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग डिवाइसेज यूज़ किए जाते थे। जैसे कि आप जो है वो इमेज में देख सकते हैं, नीचे की साइड पे जो है वो कुछ डिवाइसेज आपको बताए गए हैं जो कि पुराने ज़माने के थे, ठीक है। पुराने ज़माने में इनसे कम्युनिकेशन होता था। लेकिन स्मार्टफोन्स के आने के बाद क्या हुआ है कि उनमें से बहुत से जो डिवाइसेज है इनका इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका है। स्मार्टफोन्स ने क्या किया है, उनकी जगह ले ली है, क्योंकि उनमें ज़्यादा फीचर्स है, ज़्यादा कन्वीनियंस हमें मिलती है, ईजी टू यूज़ है, इस तरीके से। इसलिए वो जो पुरानी डिवाइसेस है वो क्या हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। यानी कि हमें देखने के लिए मिलेगी लेकिन यूज़ करता हुआ कोई नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर ऑब्सोलीट का क्या मतलब हमने समझा कि ऐसी चीज़ें जो नए और बेहतर टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से क्या हो चुकी है, पुरानी पड़ चुकी है, यूज़ में नहीं आ रही है, तो उसे हम जो है वो ऑब्सोलीट कहेंगे। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रिवेल। दोस्तों प्रिवेल का क्या मतलब होता है, इसके जो है वो 2 मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि विजयी होना, प्रभावी होना, प्रचलित होना, कायम रहना, जीत हासिल करना, हावी होना, सफल होना, ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स है। बेसिकली प्रिवेल का मतलब होता है मुश्किलों, अपोजिशन या फिर कंपटीशन के बावजूद आखिर में जीत जाना, सक्सेसफुल होना, या फिर किसी आइडिया, कंडीशन या फिर सिचुएशन का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और डोमिनेंट हो जाना। इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रिवेल का यूज़ करते हैं। यानी कि प्रिवेल के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होते हैं, उन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला मीनिंग क्या आता है प्रिवेल का, विन और सक्सीड इन द एंड। यानी कि जब कोई व्यक्ति, कोई टीम या फिर सच्चाई बहुत ही सारी डिफिकल्टीज, अपोजिशन या फिर चैलेंजेस का सामना करने के बाद आखिर में जीत जाती है, तो उस सिचुएशन को हम प्रिवेल कह सकते हैं। यानी कि शुरुआत में प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपने फेस किए, लेकिन एंड में जो है वो वही जीत आपको, वही सक्सेस आपको मिल गई, ठीक है। तो इसलिए प्रिवेल में सिर्फ जीतना नहीं बल्कि डिफिकल्टीज के बाद जीतने का जो है वो आइडिया होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हार्ड वर्क प्रिवेल्स, यानी कि बहुत सारा मतलब कि आपने हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और इतनी सारी डिफिकल्टीज फेस करने के बाद आपकी आखिर में जीत हो गई, तो क्या होगा, हार्ड वर्क प्रिवेल्स हम कह सकते हैं। ट्रुथ प्रिवेल्स भी होता है, जस्टिस प्रिवेल्स भी होता है, यानी कि अंत में सच्चाई, मेहनत और न्याय की जीत होती है। इस तरीके से इसका सेंस निकल कर आता है। ये हो गया हमारा पहला मीनिंग कि किसी चीज़ का जीतना, किसी चीज़ का सक्सेस होना, किसी चीज़ का सक्सेसफुल होना आखिर में बहुत सारी कड़ी मेहनत और मतलब कि चैलेंजेस के बाद। अब दूसरा मीनिंग इसका क्या आता है कि बी द मोस्ट कॉमन और डोमिनेंट। यानी कि कभी कभी प्रिवेल का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशन, कोई बिलीफ है, कोई हैबिट है या फिर कोई एटमॉस्फेयर है, कोई सिचुएशन है, तो जब ये सारी चीज़ें किसी जगह पर सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है, तो तब भी हम जो है वो प्रिवेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि विंटर में जो है वो सर्दियों में क्या होता है कि ठंडा वेदर ज़्यादा प्रिवेल होता है। प्रिवेल यानी कि क्या होता है कि उस टाइम पर वो मौजूद है, सबसे ज़्यादा वही है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर विलेज में, गांव में जो है वो आपको साइलेंस देखने के लिए मिलती है, गांव में सुकून होता है, तो गांव में सुकून क्या कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है, सबसे ज़्यादा वही डोमिनेंट है वहाँ पर। या फिर कन्फ्यूजन प्रिवेल्ड इन द मीटिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही है वहाँ पर, ठीक है। यानी कि वो कंडीशन उस वक्त क्या कर रही है, सबसे ज़्यादा मौजूद है या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है आसपास की चीज़ों के बीच में, तो उसे हम कहेंगे प्रिवेल।
ये जो वर्ड है ना, ये अक्सर मतलब कि सक्सेस के लिए, ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए, पीस, लॉ, वेदर, एटमॉस्फियर, ओपिनियंस, कंडीशंस, इमोशंस, इन सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रिवेल का मतलब सिर्फ और सिर्फ विन नहीं होता। विन का क्या मतलब होता है? जीतना। लेकिन प्रिवेल का मतलब होता है मुश्किलों के बाद जीतना या फिर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होना। जैसे कि मान लीजिए कि एक टीम जो है वो आसानी से मैच जो है वो जीत गई, ठीक है, ये तो विन है, आसानी वाला विन है, इसमें कोई स्ट्रगल नहीं था, कोई डिफिकल्टीज नहीं थी, किसी ने कोई चैलेंज फेस नहीं किया, आसानी से जीत गए। लेकिन एक टीम पूरे मैच में स्ट्रगल करने के बाद, गिरते पड़ते आखिर में जाके जो है वो बाद में लास्ट मोमेंट पर जीती है, तो ये होता है प्रिवेल। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया है कि मतलब कि चैलेंजेस फेस किए, स्ट्रगल्स फेस किए और बाद में जाकर आखिर में जीते हैं, तो उसे हम प्रिवेल कहेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों उसी के साथ हमारे पास कुछ सिनोनिम्स है, जहां पर 3 वर्ड्स हमारे पास आते हैं, ट्रायम्फ, सक्सीड या फिर डोमिनेट। सबसे पहला हमारा वर्ड क्या आता है? ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का क्या मतलब होता है? बड़ी जीत, सफलता हासिल करना, उसे हम ट्रायम्फ कहते हैं, ठीक है। ट्रायम्फ में जो है वो जीत की खुशी और अचीवमेंट को मतलब कि हाईलाइट किया जाता है, जबकि प्रिवेल में अपोजिशन या फिर डिफिकल्टीज के बाद जीतने का आइडिया ज़्यादा होता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है सक्सीड। सक्सीड का क्या मतलब होता है? सफल होना, अपना गोल, अपना जो एम है, अपना जो एम्बिशन है वो हासिल कर लेना। सक्सीड बेसिकली जो है वो जनरल सक्सेस को बताता है, जबकि प्रीवेल में स्ट्रगल के बाद हमें जो है वो सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। डोमिनेट हमारा तीसरा वर्ड है। डोमिनेट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और पावरफुल होना। ये दूसरे मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में हमारा सिनोनिम आ रहा है। यानी कि डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेट का मतलब होता है पावर और कंट्रोल को दिखाता है बेसिकली ये जो वर्ड है। और जबकि प्रीवेल किसी कंडीशन, आइडिया, ट्रुथ के डोमिनेंट या फिर मतलब कि विक्टोरियस होने को भी दिखाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सारे हमारे क्या हो गए? तो सिनोनिम्स हो गए, जहाँ पर हमने ट्रायम्फ या फिर सक्सीड, डोमिनेट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब अगर एंटोनिम्स की ओर आए तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, फेल, लूज या फिर सरेंडर। सबसे पहला हमारा क्या वर्ड आता है? फेल। फेल का क्या मतलब होता है? असफल हो जाना। यानी कि फेल में क्या होता है? गोल हमारा जो है वो अचीव नहीं कर पाते, हम क्या हो जाते हैं? मतलब कि असफल हो जाते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है लूज, मतलब कि लूज या फिर लॉस जिसे हम कह सकते हैं, कोई चीज़ हार जाना, कोई चीज़ खो देना, उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड है वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा वर्ड क्या आता है? सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है हार मान लेना, विरोध मतलब कि छोड़ देना, लड़ते लड़ते अगर आप मतलब कि आत्मसमर्पण कर देते हो कि भाई मैं हार गया, खुद की हार मान लेना, बेसिकली सबके सामने स्वीकार कर लेना कि मैं ही मतलब कि पराजित हो जाता हूँ, इस तरीके से। तो सरेंडर में मतलब कि इंसान क्या कर देता है? स्ट्रगल करना छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं सरेंडर करना। ये सारे हमारे क्या है? तो एंटोनिम्स है, जहाँ पर हमने फेल, लूज या फिर मतलब कि सरेंडर जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब दोस्तों अगर एग्जाम्पल को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आता है, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर प्रिवेल ओवर एवरी चैलेंज। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उस लड़की के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आए, लेकिन उसने घबरा कर हार नहीं मानी, उसने पेशेंस रखा, लगातार मेहनत की और अपनी डिटर्मिनेशन को यानी कि दृढ़ता को बनाए रखा। यानी कि वो उस चीज़ को मतलब कि बिल्कुल मतलब कि फॉलो कर रही थी, बिल्कुल भी डगमगाई नहीं वो अपनी चीज़ से। तो आखिर में उसने जो है वो हर चैलेंज को सक्सेसफुली पार कर लिया, हर चैलेंज को फेस कर लिया। और यहाँ पर प्रिवेल का क्या मतलब है? मुश्किलों और अपोजिशन के बावजूद अंत में जीत हासिल करने ला, सक्सेसफुल हो जाना। उससे सेंस में हमने यहाँ पर जो है वो प्रिवेल वर्ड का यूज़ किया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रेक्टिफाई। दोस्तों रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक करना, गलतियां दूर करना, गलती सुधारना, ओके, सही करना, दोष दूर करना। ये सारे इसके मीनिंग्स होते हैं रेक्टिफाई करने के। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी गलती, प्रॉब्लम, फॉल्ट, एरर या फिर रॉन्ग सिचुएशन को सुधार कर उसे सही बना देना। यानी कि जब किसी काम में कोई मिस्टेक, कोई डिफेक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर प्रॉब्लम हो और उसे आइडेंटिफाई करके, उसे पहचान कर उसका जो है वो प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला जाए और उसे ठीक कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रेक्टिफाई करना कहेंगे, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में रेक्टिफाई का क्या मतलब होता है? टू करेक्ट और फिक्स समथिंग दैट इज रॉन्ग, ओके, उसे हम कहेंगे रेक्टिफाई करना। ये जो वर्ड है ना वो सिर्फ छोटी सी मिस्टेक के लिए नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट्स, डिसीजन, सिस्टम, मशीन्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, पॉलिसीज, रिलेशनशिप्स और बिहेवियर में हुई गलतियों को सुधारने के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि रेक्टिफाई एन एरर, रेक्टिफाई अ मिस्टेक, रेक्टिफाई अ प्रॉब्लम, रेक्टिफाई अ डिफेक्ट, रेक्टिफाई द रिकॉर्ड्स। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में गलत डेट आपने लिख दी, ओके, और बाद में उसे सही कर दिया, तो ये होता है रेक्टिफाई किया गया। आपने क्या किया? एरर को रेक्टिफाई किया, आपने गलती को जो है वो सुधारा। इसी तरह अगर किसी मशीन में टेक्निकल फॉल्ट आ गया और इंजीनियर ने उस फॉल्ट को ठीक कर दिया, तो इंजीनियर ने क्या किया है? प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आपको ध्यान रखनी है कि रेक्टिफाई का मतलब जो है वो करेक्ट करना नहीं होता है। करेक्ट का तो मतलब होता है गलती को सही करना, लेकिन रेक्टिफाई का मतलब होता है गलती या फिर प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सुधार कर सही कंडीशन
कंडीशन में लाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए डिफरेंस समझते हैं कि करेक्ट करने में और रेक्टिफाई करने में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर ने जो है वो कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो ये तो मान लीजिए कि उसने सही कर दिया, करेक्ट है। लेकिन कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में हुई सीरियस एरर को पहले तो इन्वेस्टिगेट किया, उसे पहचाना, उसे इन्वेस्टिगेट करके पूरी तरीके से ठीक किया, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफाई करना। ओके, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, करेक्ट, अमेंड या फिर फिक्स। सबसे पहला हमारा वर्ड आता है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है गलती को सही करना, उसे हम कहते हैं करेक्ट। ओके, दूसरा वर्ड आता है अमेंड। अमेंड का मतलब होता है सुधार या फिर बदलाव करके बेहतर बनाना, उसे हम कहते हैं अमेंड करना। तीसरा वर्ड आता है फिक्स। फिक्स का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को ठीक कर देना, तो वो होता है फिक्स। ओके, ये सारे हमारे सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स की ओर आए तो अगेन हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, डैमेज, वर्सन या फिर करप्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, डैमेज। डैमेज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, खराब कर देना, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं डैमेज करना। ठीक है, डैमेज में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जबकि रेक्टिफाई में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरा हमारा वर्ड आता है वर्सन। वर्सन का क्या मतलब होता है, हालत को खराब कर देना। वर्सन में सिचुएशन जो है वो थी जिससे भी बुरी हो जाती है और भी ज़्यादा बुरी कर दिया जाता है उसे, तो उसे हम वर्सन करना कहते हैं। तीसरा हमारा वर्ड आता है करप्ट। करप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिगाड़ देना, गलत बना देना बेसिकली, तो उसे हम करप्ट कहते हैं। करप्ट में जो सिस्टम या फिर जो डेटा है ना वो खराब हो जाता है, जबकि रेक्टिफाई में उसे दोबारा सही किया जा सकता है। ये हमारे सारे एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी के साथ अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर एक सेंटेंस है, द कंपनी क्विकली रेक्टिफाई द मिस्टेक इन द कस्टमर्स बिल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कंपनी से जो है वो कस्टमर के बिल में कोई गलती हो गई थी। जैसे ही गलत मतलब कि अमाउंट या फिर वर्ड जो है वो मतलब कि चार्जेस ऐड हो गए थे, और जैसे ही कंपनी ने मतलब कि वो एरर का पता चला कंपनी को, यानी कि वो उस एरर को यानी कि उस गलती को पकड़ लिया, तो उन्होंने बिना देरी किए उस गलती को ठीक कर दिया और कस्टमर को सही बिल बना कर दिया। तो यहाँ पर रेक्टिफाइड का क्या मतलब हुआ कि बिल में हुई गलती को पहचान कर उसे पूरी तरीके से सही कर देना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का क्या मतलब होता है, संदेहपूर्ण, शंकालु, संशयवादी, या फिर जो व्यक्ति आसानी से किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करता है, जो बहुत ही शक करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केप्टिकल कहेंगे। बेसिकली वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है कि ये ऐसा ही क्यों हुआ, ठीक है, उसे हर चीज़ पर शक होता है, तो उसे हम स्केप्टिकल कहेंगे। स्केप्टिकल का क्या मतलब होता है, किसी बात, किसी क्लेम, इन्फॉर्मेशन, प्रॉमिस या फिर आइडिया पर बिना सबूत के तुरंत विश्वास ना करना, उसके बारे में डाउट या फिर शक रखना। यानी कि जब कोई इंसान किसी बात को सिर्फ इसीलिए सच नहीं मान लेता कि क्योंकि उसे जो है वो किसी ने उसे बोल दिया है, बल्कि वो प्रूफ, एविडेंस या फिर लॉजिकल रीजन देखना चाहता है, तो वो उसे जो है वो हम स्केप्टिकल कह सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर इंसान जो है वो हर किसी की बात को गलत मानता है, बल्कि वो सोच विचार करता है, सवाल पूछता है, बिना किसी प्रूफ के जो है वो किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, इसका आइडिया होता है, ठीक है। ये एक तरीके की केयरफुल थिंकिंग भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एडवर्टाइजमेंट में जो है वो मतलब कि बहुत बड़े प्रोमिस किए जाते हैं, आपको ऐसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन दिया कुछ भी नहीं जाता, तो आप जो है वो क्या करते हो, उस चीज़ पर शक करते हो कि क्या सच में ऐसा है। तो आप जब सब शक कर रहे हो, उस पर थोड़ा संदेह ले रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केप्टिकल कहेंगे। या फिर एक स्ट्रेंजर आपको बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा है, तो आप उस पर शक कर रहे हो, तो वो भी स्केप्टिकल है। या फिर कोई इंसान अनबिलीवेबल स्टोरी सुना रहा है आपको, जो आपको बिलीव ही नहीं हो सकती वो स्टोरी, मतलब कि आप उस पर भरोसा ही नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम स्केप्टिकल कहेंगे। यानी कि अगर तुम तुरंत बिलीव नहीं करते हो किसी चीज़ पर और उस चीज़ का प्रूफ देखना चाहते हो कि ये चीज़ ऐसी ही है, मुझे पहले प्रूफ दिखाओ, तो तुम क्या हो, स्केप्टिकल हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्केप्टिकल का मतलब सिर्फ डिसबिलीव नहीं होता। डिसबिलीव का तो मतलब होता है किसी बात को सच ना मानना, लेकिन स्केप्टिकल का मतलब होता है सबूत मिलने तक जो है वो मतलब कि डाउट रखना। ओके, डिसबिलीव का क्या मतलब होता है किसी बात को सच ही ना मानना, लेकिन स्केप्टिकल का क्या मतलब होता है कि आपको जब तक सबूत नहीं मिलता है तब तक आप जो है वो डाउट रखते हो अपने मन में, तब तक आप जो है वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने बोला कि उसने एक दिन जो है वो 10 करोड़, एक दिन में जो है वो 10 करोड़ रुपए कमा लिए, तो तुम तुरंत कह दो कि ये तो झूठ है, ये तो डिसबिलीव हो गया, ठीक है, ये होता है डिसबिलीव कि ये तो झूठ है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। या लेकिन तुम बोलो कि पहले प्रूफ दिखाओ और फिर मैं मानूंगा कि उसने जो है वो एक दिन में 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो ये होता है स्केप्टिकल होना, कि आपने पहले प्रूफ मांगा है कि भाई तू जो तू बोल रहा है उसका पहले मुझे प्रूफ दे कि ऐसा हो चुका है सच में, तब मैं मानूंगा कि ये जो चीज़ है वो सच है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब दोस्तों अगर बात की जाए इसके सिनोनिम्स की, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स आते हैं, डाउटफुल, सस्पिशियस या फिर अनकन्विंस। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है, डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है जिसे किसी बात पर शक होता है, डाउट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डाउटफुल होना। दूसरा हमारा वर्ड आता है सस्पिशियस।
सस्पिशियस का मतलब होता है किसी व्यक्ति या फिर सिचुएशन पर शक करना, खासकर जब कुछ गलत लग रहा हो, उसे हम सस्पिशियस कहते हैं। ठीक है, समथिंग फिशी टाइप का जो मतलब कि सेंस है इस वर्ड से निकल कर आता है। तीसरा हमारा वर्ड आता है अनकन्विंस। अनकन्विंस का क्या मतलब होता है? अभी तक विश्वास ना होना, जो आसानी से जिसे आप मना नहीं सकते, कन्विंस नहीं कर सकते किसी बात पर बिलीव करने के लिए, तो उसे हम अनकन्विंस कहेंगे। यानी कि अनकन्विंस का फोकस किस चीज़ पर होता है? बिलीफ ना करने पर होता है ज़्यादा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये सारे हमारे सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स की ओर अगर बढ़े तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, ट्रस्टिंग, क्रेड्यूलस या फिर कॉन्फिडेंट। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा आता है? ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग का मतलब होता है जो दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है। ट्रस्टिंग में क्या होता है? इंसान जो है वो जल्दी बिलीव कर लेता है। जबकि स्केप्टिकल में क्या होता है? इंसान जो है वो पूरी तहकीकात करता है, पूरी मतलब कि शक करता है उस पर कि पहले मुझे प्रूफ दिखाओ, ये हुआ है, क्या हुआ है, वो सारी चीज़ों का मतलब कि डिटेल में वो एनालिसिस करता है कि सच में ये मतलब कि हुआ है या फिर नहीं। जबकि ट्रस्टिंग में आसानी से भरोसा किया जा सकता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है जो बहुत ही आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। ओके, क्रेड्यूलस लोग जो होते हैं वो बिना सोच विचार के बिलीव कर लेते हैं, कुछ नहीं सोचते आगे पीछे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, बल्कि वो बस बिलीव कर लेते हैं। आपने कहा और उन्होंने मान लिया, ऐसा है। ठीक है, ये होता है क्रेड्यूलस। तीसरा आता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है? पूरा यकीन और भरोसा होना। कॉन्फिडेंट में सर्टेनिटी होती है कि ये चीज़ ऐसी ही है। आप जो है वो किसी चीज़ के लिए मतलब कि पूरे विश्वस्त हो, यानी कि पूरे मतलब कि विश्वासपूर्ण आप जो है वो उस चीज़ के बारे में कह रहे हो पूरे विश्वास के साथ, तो वो होता है कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे? तो एंटोनिम्स थे, जहाँ पर हमने ट्रस्टिंग, क्रेड्यूलस या फिर मतलब कि कॉन्फिडेंट जैसे वर्ड्स को डिस्कस किया है। अब इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द कंपनीज अनबिलीवेबल जॉब ऑफर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि कंपनी ने एक ऐसा जॉब ऑफर दिया जो सुनने में बहुत ही अच्छा और अनबिलीवेबल लग रहा था। लड़की ने उस ऑफर पर तुरंत भरोसा नहीं किया। उससे पहले जो है वो कंपनी के बारे में उसने जो है वो रिसर्च की, रिव्यूज़ पढ़े, ऑफर की सच्चाई जांचने की कोशिश की कि भाई ये कंपनी सिर्फ मुझे ही और ऐसी स्पेसिफिक जॉब ही क्यों दे रही है, इतनी अनबिलीवेबल जो है वो जॉब मुझे ही क्यों देना चाहती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर स्केप्टिकल का मतलब क्या निकलता है? बिना प्रूफ के किसी बात पर तुरंत विश्वास ना करना और उसकी सच्चाई को मतलब कि वेरीफाई करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्केप्टिकल। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और डिस्कस करेंगे कि वो वर्ड हमारा कौन सा होता है। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मिटिगेट। दोस्तों मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, गंभीरता को घटाना, प्रभाव कम करना, राहत देना, तीव्रता कम करना, किसी चीज़ का नुकसान कम करना। तो ये सारे इसके पॉसिबल मीनिंग्स होते हैं। यानी कि मिटिगेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम, किसी पेन यानी कि दर्द को, डैमेज को, रिस्क को, पनिशमेंट को, डिफिकल्ट सिचुएशन की सीरियसनेस को, इंटेंसिटी को या फिर हार्मफुल इफेक्ट को कम कर देना। यानी कि जब कोई चीज़ पूरी तरीके से कम नहीं होती लेकिन उसका जो बुरा असर है, उसकी जो इंटेंसिटी है या फिर उसका जो नुकसान है वो कम कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम मिटिगेट वर्ड का यूज करते हैं। सिंपल वर्ड्स में मिटिगेट का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग लेस सीवियर, लेस हार्मफुल और लेस सीरियस। ओके, तो उसे हम कहते हैं मिटिगेट। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिटिगेट का मतलब प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करना कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब होता है उस प्रॉब्लम के असर को कम कर देना, ताकि थोड़ी बहुत राहत मिले या फिर थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम कम हो जाए। जैसे कि आप मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन क्या करती है? आपकी बीमारी को कुछ हद तक जो है वो 1-2 घंटे में ठीक करती है, आपके दर्द को कम करती है, तो वो भी मिटिगेट करना होता है। हेलमेट जो है वो एक्सीडेंट के रिस्क को कम कर देता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी मतलब कि पूरी सुरक्षा हो जाएगी हेलमेट से, लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है, तो उसे हम जो है वो मिटिगेट करना कहते हैं। इंश्योरेंस जो है वो फाइनेंशियल लॉस को मतलब कि इम्पैक्ट कम करती है। पूरा फाइनेंशियल लॉस इम्पैक्ट मतलब कि पूरा फाइनेंशियल लॉस को मतलब कि ठीक नहीं करे तो भी थोड़ा बहुत तो होता है। या फिर ट्रीज जो है वो पॉल्यूशन के इफेक्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। पूरा नहीं भी पॉल्यूशन हटा पाते हैं तो कुछ हद तक तो करते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में हम जो है वो मिटिगेट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि मिटिगेट का मतलब सिर्फ रिड्यूस करना नहीं होता, क्योंकि रिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कम करना, जबकि मिटिगेट का क्या मतलब होता है? किसी प्रॉब्लम या फिर नुकसान के असर को कम करना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि तुमने अपनी शॉपिंग का जो खर्चा है वो कम कर दिया, ये होता है रिड्यूस करना। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने मेडिसिन देकर जो है वो तुम्हारा दर्द कम कर दिया, तो ये होता है पेन को मिटिगेट करना, किसी चीज़ को कंट्रोल में लाना, उसका असर कम करना बेसिकली, तो उसे हम मिटिगेट करना कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़े और हमारे सिनोनिम्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, एलिवेट, लेसन या फिर ईज। हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एलिवेट। एलिवेट का क्या मतलब होता है कि किसी दर्द को, किसी तकलीफ को, किसी प्रॉब्लम को कम कर देना। बेसिकली एलिवेट जो है वो अक्सर पेन या फिर सफरिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि मिटिगेट जो है वो रिस्क के लिए, डैमेज के लिए, पनिशमेंट जैसे कॉन्टेक्स्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारा वर्ड आता है लेसन। लेसन का क्या मतलब होता है? कम कर देना, इंटेंसिटी घटा देना, किसी चीज़ के असर को कम कर देना, उसे हम लेसन कहते हैं।
या फिर तीसरा हमारा वर्ड आता है ईज़। ईज़ का क्या मतलब होता है? तकलीफ़ या फिर मुश्किल को हल्का करना, तो उसे हम ईज़ कहते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब एंटोनिम की ओर आए तो हमारे पास अगेन 3 वर्ड्स आते हैं, एग्रीवेट, वर्सन या फिर इंटेंसिफाई। सबसे पहला हमारा वर्ड कौन सा है? एग्रीवेट। एग्रीवेट का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम या फिर दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देना, यानी कि एग्रीवेट जो है वो सिचुएशन को क्या कर देता है? और भी ज़्यादा सीरियस बना देता है। दूसरा हमारा वर्ड आता है वर्सन। वर्सन का मतलब होता है हालत को और ज़्यादा ख़राब कर देना। वर्सन में क्या होती है? प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा हमारा वर्ड आता है इंटेंसिफाई। इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी, यानी कि किसी चीज़ का असर या फिर उसकी जो ताकत है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना। इंटेंसिफाई जो है वो सीवियरिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। किसी चीज़ के इफेक्ट को, असर को जो है वो मतलब कि और भी ज़्यादा बड़ा कर देता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? एंटोनिम्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब दोस्तों हमारा एग्जाम्पल आता है, यहाँ पर आपके पास एक सेंटेंस है, द न्यू सेफ्टी मेजर्स हेल्प मिटिगेट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो नए सेफ्टी रूल्स या फिर मेजर्स मतलब कि लागू किए गए हैं, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट का रिस्क था, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, उनका जो रिस्क है वो कम हो चुका है। यानी कि अब एक्सीडेंट की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि मिटिगेट यानी क्या होता है और कैसा इसका जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर जो है वो कोई भी अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।